ओके, तो लास्ट मीटिंग में हमने यहाँ तक डिस्कशन की थी कि अगर एक बाउंडेड सीक्वेंस हो तो उसके लिमिट इंफीरियर सुपीरियर और उसके किसी सब सीक्वेंस के लिमिट इंफीरियर सुपीरियर का आपस में क्या ताल्लुक होता है। तो लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर जो इस तरह से फाइंड करना है, जिस तरह से हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा है, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसके पैरेलल हम एक और तरह से उसको डिफाइन करना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम एक डेफिनेशन पढ़ते हैं क्लस्टर पॉइंट या जिसे लिमिट पॉइंट कहते हैं। तो मैं ये भी डिस्कस कर रहा था कि टोपोलॉजी में किसी भी सेट का जो लिमिट पॉइंट हम फाइंड करते हैं उसका किसी कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिमिट के साथ क्या ताल्लुक है। तो उसको समझने के लिए हम पहले लिमिट पॉइंट को डिफाइन करते हैं इन अ सीक्वेंस। अच्छा, अब हमारे पास अगर एक सीक्वेंस हो तो चाहे वो कन्वर्जेंट हो चाहे वो डाइवर्जेंट हो, कन्वर्जेंट होगी तो उसके अंदर हर सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी। लेकिन अगर वो डाइवर्जेंट है तो फिर भी उसमें कुछ ऐसी सब सीक्वेंसेस हो सकती हैं जो कि कन्वर्जेंट हो। तो किसी सीक्वेंस के अंदर सब सीक्वेंस जिस नंबर की तरफ कन्वर्ज करती है उस नंबर को क्लस्टर पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस कहते हैं या लिमिट पॉइंट कहते हैं। तो हम इसके लिए क्लस्टर पॉइंट का वर्ड ज्यादातर यूज करने जा रहे हैं। तो डिफाइन देखें कैसे हमने डिफाइन किया कि for any sequence xn we say that a number a belong to R is the cluster point of xn if there is a subsequence of xn converging to a। यानी अगर सीक्वेंस में कोई ऐसी सब सीक्वेंस है जो a की तरफ कन्वर्ज कर रही है तो हम a को कहेंगे कि a is the cluster point of the sequence। ओके, और अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो अल्टीमेटली उसकी हर सब सीक्वेंस a की तरफ कन्वर्ज करेगी। तो अल्टीमेटली जो a है वो लिमिट पॉइंट भी होगा और लिमिट भी होगा। लेकिन लिमिट पॉइंट और लिमिट डिफरेंट होते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट ना हो लेकिन उसकी सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो, तो जिस नंबर की तरफ उसकी सब सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी वो लिमिट पॉइंट होगा। चलिए इसको एग्जांपल से देखिए कि हमारे पास एक सीक्वेंस है एक्स एन जो कि है -1 पावर एन। तो इसके अंदर दो सब सीक्वेंसेज ऐसी हैं, एक 1 1 1 1 एंड सो ऑन। अब ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है जो कि 1 की तरफ कन्वर्ज करती है। इसी तरह एक और सब सीक्वेंस है -1 -1 -1 एंड अप टू सो ऑन। ये भी एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है जो कि -1 की तरफ कन्वर्ज करती है। तो इसका मतलब इसके क्लस्टर पॉइंट कौन कौन से हैं? 1 और -1 है। ओके, एक और सीक्वेंस देखिए एक्स एन जो कि इस तरह से डिफाइंड है साइन एन पाई बाई फोर। यानी इसकी जो टर्म्स हैं वो क्या है? साइन पाई बाई फोर। तो साइन पाई बाई फोर क्या होता है? 1/√2। यानी इसकी पहली टर्म है 1/√2। इसकी दूसरी टर्म क्या होगी? साइन 2 पाई बाई 4। तो साइन पाई बाई टू जो कि 1 है। इसकी तीसरी टर्म होगी साइन 3 पाई बाई 4 जो कि अगेन 1/√2 है। फिर होगा साइन 4 पाई ओवर 4 यानी कि साइन पाई जो कि 0 है। इसी तरह नेक्स्ट होगा साइन 5 6। ओके, 5 पाई बाई 4 जो कि है -1/√2। साइन 6 पाई बाई 4 जो कि है -1। इसी तरह साइन 7 पाई बाई 4 जो कि अगेन -1/√2 है। फिर साइन 8 पाई बाई 4 जो कि 0 है एंड सो ऑन। तो ये एक सीक्वेंस है जिसमें तीन टर्म 1/√2 1/√2 फिर 0, फिर वो तीनों नेगेटिव में फिर 0, फिर वो तीनों पॉजिटिव में फिर 0 एंड सो ऑन। तो ये एक सीक्वेंस है। अब देखें इसके अंदर एक ऐसी सब सीक्वेंस है 1/√2 की तरफ जो कन्वर्ज कर रही है। इसके अंदर एक ऐसी सब सीक्वेंस भी है जो -1/√2 की तरफ कन्वर्ज कर रही है। इसके अंदर एक ऐसी सब सीक्वेंस भी है जो 0 की तरफ कन्वर्ज कर रही है। इसके अंदर एक ऐसी सब सीक्वेंस भी है जो -1 की तरफ कन्वर्ज कर रही है। और इसके अंदर एक ऐसी सब सीक्वेंस भी है जो 1 की तरफ कन्वर्ज कर रही है। सो दैट्स वाई इसके क्लस्टर पॉइंट्स कौन कौन से होंगे? 0, 1/√, -1/√2, 1 एंड -1। जी, आप सही कह रही हैं आयशा की लिमिट पॉइंट मे और मे नॉट बी यूनिक। अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी तो फिर ये यूनिक हो। ओके, अच्छा ये एक हमारे पास अनबाउंडेड सीक्वेंस है एक्स एन इक्वल -1 पावर एन इंटू एन। अब इसका कोई क्लस्टर पॉइंट है ही नहीं, यानी इसके अंदर कोई भी ऐसी सब सीक्वेंस नहीं है जो कि कन्वर्जेंट हो।
देखें इसकी टर्म्स कौन कौन सी हैं। अगर हम 1 रखें तो ये बन जाएगा -1, अगर हम n को 2 रखें तो ये बन जाएगा 2, अगर हम n को 3 रखें तो ये बन जाएगा -3, फिर 4, फिर -4, -5, ओके, एंड सो ऑन। तो इसकी कोई भी सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होती, सो दैट्स व्हाई इस सीक्वेंस में कोई भी इसका क्लस्टर पॉइंट नहीं है, या फिर आप यूं कहें कि इसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है। ओके, तो इसका मतलब ये होगा अगर एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसका यूनिक क्लस्टर पॉइंट होगा और वही उसकी लिमिट होगी, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है। अच्छा, बोल्ज़ैनो-वीरस्ट्रॉस थ्योरम हमें ये बताता है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। तो अगर एक सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसके अंदर कम से कम कोई एक तो ऐसी सब सीक्वेंस है ना जो कन्वर्जेंट है। इसका मतलब ये है कि बाउंडेड सीक्वेंस के अंदर कम से कम एक क्लस्टर पॉइंट होगा, यानी एवरी बाउंडेड सीक्वेंस मस्ट हैव एट लीस्ट वन क्लस्टर पॉइंट। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक होना जरूरी है। और ये एक और रिजल्ट है कि द सेट ऑफ क्लस्टर पॉइंट्स ऑफ अ बाउंडेड सीक्वेंस इज बाउंडेड। कैसे? हमारे पास एक सीक्वेंस है जो कि बाउंडेड है। अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो जिसकी तरफ ये कन्वर्ज कर जाएंगी इसकी सब सीक्वेंसेस, वो भी एक सेट ही होगा, तो अल्टीमेटली वो भी एक बाउंडेड सेट होगा। ओके, तो ये बात जो है इसको आगे लेकर हम चलने वाले हैं कि किसी सीक्वेंस के क्लस्टर पॉइंट्स का जो सेट है वो एक बाउंडेड सेट है। और अगर वो बाउंडेड सेट है तो लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि उस बाउंडेड सेट का एक इनफीमम भी होगा और एक सुप्रीमम भी होगा। तो उसका जो इनफीमम है वही तो लिमिट इंफीरियर है। यानी लिमिट इंफीरियर को अब हमने एक और तरह से डिफाइन किया कि अगर एक्स एन हमारे पास एक बाउंडेड सीक्वेंस है और टी हम उसका सेट ऑफ ऑल क्लस्टर पॉइंट्स ले लेते हैं, कि उस सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस के जितने भी क्लस्टर पॉइंट्स पॉसिबल हैं उनको हम एक सेट में रख देते हैं और उस सेट को कह देते हैं टी, तो अल्टीमेटली टी एक बाउंडेड सेट है। यानी उसका इनफीमम भी एग्जिस्ट करेगा और उसका सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेगा। तो जो उसका इनफीमम है उसको हम कह सकते हैं दैट इज द लिमिट इंफीरियर ऑफ द सीक्वेंस, और जो उस सेट टी का सुप्रीमम होगा उसको हम कह सकते हैं दैट इज द सुप्रीमम ऑफ द एक्सएन। तो यानी ये हमारे पास एक अल्टरनेटिव वे है लिमिट इंफीरियर और लिमिट सुपीरियर को डिफाइन करने का, और ये कंप्यूटेशनली अच्छा है। यानी एक सीक्वेंस के तमाम क्लस्टर पॉइंट्स फाइंड कर दिए जाएं तो उनमें जो सबसे छोटा क्लस्टर पॉइंट होगा वो हमारे पास उसका इन्फीमम कहलाएगा, और जो उनमें सबसे बड़ा होगा वो उसका सुप्रीमम कहलाएगा, और वो उसमें मौजूद भी होगा। इसको मिनिमम भी कह सकते हैं या स्मॉलेस्ट भी कह सकते हैं और इसको मैक्सिमम या लार्जेस्ट भी कह सकते हैं। ओके, तो मेरा ख्याल है अब ये क्लियर हो गया कि लिमिट इंफीरियर और लिमिट सुपीरियर क्या होंगे। अगर हम इस सीक्वेंस की बात करें, ये जो -1 पावर n सीक्वेंस है, तो इसका लिमिट इंफीरियर है -1 और इसका लिमिट सुपीरियर है 1। अगर हम इस सीक्वेंस की बात करें तो इस सीक्वेंस का लिमिट इंफीरियर है -1 और इस सीक्वेंस का लिमिट सुपीरियर है 1। ओके, ये सिर्फ बाउंडेड के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं, वरना अनबाउंडेड के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि लिमिट इंफीरियर माइनस इंफिनिटी और लिमिट सुपीरियर पॉजिटिव इंफिनिटी डिफाइन कर दिया जाता है। ओके, इसके बाद अब एक और कंसेप्ट है कोशी सीक्वेंसेस। ये बड़ा सिंपल सा है कि अगर किसी सीक्वेंस को हम कोशी सीक्वेंस तब कह सकते हैं इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists an natural number n naught such that xn minus xm mod is less than epsilon for all m and n greater than or equal to n naught। कि जैसे जैसे इसका मतलब क्या है कि एक्स एन माइनस एक्स एम के अगर हम एन नॉट से बड़े कोई से भी दो नंबर लें एम और एन, तो उनका आपस में जो गैप है वो रिक्वायर्ड पॉजिटिव नंबर से भी, बल्कि गिवन पॉजिटिव नंबर से भी छोटा हो। कि हम कोई भी एप्सिलॉन अपनी मर्जी से चुन लें तो एक खास नंबर के बाद बाकी जो टर्म्स हैं वो आपस में इस डिस्टेंस से भी कम डिस्टेंस तक मौजूद होनी चाहिए। यानी उनका आपस में जो गैप है वो इस नंबर से भी छोटा होना चाहिए। तो उस सूरत में हम सीक्वेंस को कोशी सीक्वेंस कहते हैं। और कोशी सीक्वेंस का फायदा ये है रियल एनालिसिस में कि हर कोशी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट होती है और हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कोशी होती है।
यानी बाज औकात सीक्वेंस को कन्वर्जेंट चेक करने के लिए, रियल एनालिसिस में मैं बात कर रहा हूँ, रियल एनालिसिस में किसी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट चेक करने के लिए सिर्फ इतना चेक कर लिया जाए कि क्या वो कोशी है या नहीं है, तो ये काफी होगा। अगर तो सीक्वेंस कोशी हो तो वो कन्वर्जेंट भी होगी, और अगर सीक्वेंस कोशी ना हो तो फिर वो कन्वर्जेंट भी नहीं होगी। जैसे इसे एक एग्जांपल से देखते हैं कि हमारे पास एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्या है? समेशन के फ्रॉम 1 to n 1/k। तो इसकी जनरल टर्म किस तरह की होगी? इसकी पहली टर्म तो ये होगी ना, 1/1। इसकी दूसरी टर्म होगी 1/1 प्लस 1/2। इसकी तीसरी टर्म होगी 1/1 प्लस 1/2 प्लस प्लस 1/3 एंड सो ऑन। और इसकी जो nth टर्म है वो क्या बनेगी? 1 + 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/n। ये इसकी nth टर्म है, ये इसकी पहली टर्म है, ये इसकी दूसरी टर्म है, ये इसकी तीसरी टर्म है एंड सो ऑन। तो हम देखना चाहते हैं कि क्या ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम सपोज कर लेते हैं कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। अच्छा, अगर ये कन्वर्जेंट है तो अभी हमने कहा कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कोशी होती है, तो ये कोशी है। अच्छा, अगर ये कोशी है तो फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर मस्ट एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर एन नॉट। ओके, तो हम एप्सिलॉन भी अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि एप्सिलॉन अगर 1/2 है, तो चूंकि ये कोशी है तो हम ये कह सकते हैं कि xm माइनस एक्स एन मॉड मस्ट बी लेस देन 1/2 फॉर ऑल m एंड n ग्रेटर देन n नॉट। अच्छा, अगर m और n ग्रेटर देन और इक्वल टू n नॉट हैं, तो ये तो दो डिफरेंट इंटीजर्स हैं। तो अगर ये दो डिफरेंट इंटीजर्स हैं तो अल्टीमेटली इनमें से एक बड़ा होगा, एक छोटा होगा। हम मान लेते हैं कि m बड़ा है, n छोटा है। सो फॉर ऑल m ग्रेटर देन n ग्रेटर देन और इक्वल टू n नॉट, we must have xm minus xn mod must be less than 1/2. What is xm? xm mean that 1 plus 1/2 plus 1/3। मैं लिख देता हूँ 1 plus 1/2 plus 1/3 प्लस अप टू सो ऑन। अब ये जो m है ये n से बड़ा नंबर है, तो n से बड़ा नंबर है तो इससे पहले यहाँ पर कहीं 1/n भी आएगा, फिर 1/n+1 भी आएगा एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएंगे? 1/m तक। ओके, अब इसमें से हम माइनस करना चाहते हैं एक्स एन को। एक्स एन क्या है? 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1/n है। और इसका मॉड किससे लेस है? लेस देन 1/2 है। अच्छा, अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन कर दें तो ये तमाम टर्म्स नेगेटिव में हो जाएंगी। जब ये नेगेटिव होंगे तो यहाँ पर ये सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। -1/n इसके साथ कैंसिल, -1/3 इसके साथ, -1/2 1, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ सिर्फ ये वाली टर्म्स रह जाएंगी। तो ये किसके इक्वल होगा? मॉड 1/n+1 प्लस 1/n+2 अप टू सो ऑन प्लस 1/m मॉड मस्ट बी लेस देन 1/2। अच्छा, अब ये क्या है? फॉर ऑल m ग्रेटर देन n के लिए वैलिड है। तो हम अगर मान लें कि m इज इक्वल टू 2n, तो हमें ये इनइक्वालिटी मिलनी चाहिए कि 1/n+1 प्लस 1/n+2 अप टू सो ऑन प्लस 1 ओवर, जहां m है उसकी जगह 2n लिख रहे हैं, 1/2n मस्ट बी ग्रेटर देन 1/2। ओके, तो अगर ये ग्रेटर देन 1/2 है तो मैं इसको एक और तरह से यहां लिखूंगा। एक मिनट। सो हम ये कह रहे हैं कि दिस इज लेस देन 1/2। तो अब हम इसे यूं भी लिख सकते हैं ना कि 1/n+1 प्लस 1/n+2 up to so on plus 1/2n, दिस इज ग्रेटर देन 1/2। ओके, मैं इसको इधर लिखता हूँ। अच्छा, अब ये 1/n+1 जो है ये बड़ा है या 1/n बड़ा है? 1/n+1 बड़ा है या 1/n बड़ा है? तो चूंकि यहाँ बड़ा नंबर है तो ये छोटा है और 1/n बड़ा है। सो
ये जो 1/n+1 है, अगर हम दूसरी तरफ ये लिखें 1/n इसकी जगह, तो ये बन जाएगा दिस इज लेस देन 1/n। ओके, इसी तरह नेक्स्ट हम लिख सकते हैं 1/n+2 इज लेस देन 1/n। एक मिनट जी। चले n भी नहीं बल्कि 2n कर देते हैं। एक मिनट, सॉरी, मैं इसमें थोड़ा सा, हम इन दोनों को कंपेयर करना चाहते हैं। एक है 1/n और एक है 1/2n, 1/n+1 और 1/2n। इनमें से कौन सा बड़ा नंबर है? 1/n+1 बड़ा है या 2n बड़ा है? तो मेरा ख्याल है ये 2n बड़ा नंबर है, सो 1/2n छोटा हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1/n+1 इज ग्रेटर देन 1/2n। ओके, इसी तरह 1/n+2 इज ग्रेटर देन 1/2n, एंड सो ऑन, लास्ट में भी 1/2n होगा। यानी ये जो हर टर्म है ये ग्रेटर देन 1/2n है। सो ये कितनी मरतबा 1/2n ऐड हुआ? n टाइम। तो ये बन गया n टाइम 1/2n। तो n से n कैंसल, सो दिस इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ देखें, यही तो कंट्राडिक्शन मिल रही है कि ये एक ऐसा नंबर है जो 1/2 से बड़ा भी है और 1/2 से छोटा भी है। हम्म, ओके सॉरी, यहाँ हम मिस्टेक कर गए थे। दिस इज लेस देन 1/n है ना? दिस इज लेस देन 1/2। ओके। ओके, तो यहाँ हम ये कह रहे हैं कि दिस नंबर इज लेस देन 1/2 एंड दिस नंबर इज ग्रेटर देन 1/2। तो यही ये कंट्राडिक्शन मिल गई है। तो इस वजह से जो हमने सपोज किया था कि ये कन्वर्जेंट है, ये बात गलत है। तो ये प्रूव हुआ कि ये सीक्वेंस एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ओके, another spaces every convergent sequence is Cauchy and ओके जी। तो यहाँ इसको मैं थोड़ा सा रिकॉल दोबारा बता देता हूँ कि अगर हम मान लें कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो इसे कोशी होना चाहिए, और अगर ये कोशी है तो फॉर एवरी एप्सिलॉन हमें एक नेचुरल नंबर मिलना चाहिए। हम एप्सिलॉन मान लेते हैं 1/2 है। इसका मतलब हमें एक नेचुरल नंबर n नॉट मिलेगा जिसके लिए हम ये कह सकें कि xm माइनस एक्स एन मॉड इज लेस देन 1/2। अच्छा, xm माइनस एक्स एन अगर हम मॉड ले लें, इनका डिफरेंस लेकर मॉड लें और m को 2n रख लें, तो हमें ये मिलता है 1/n+1 प्लस 1/n+2 अप टू सो ऑन प्लस 1/2n। अब ये जो नंबर है ये ग्रेटर है 1/, लेस है 1/2 से पहले ही, अकॉर्डिंग टू दिस। और यहां से हम ये प्रूव कर रहे हैं कि दिस इज ग्रेटर देन 1/2। तो यहाँ पर ये कंट्राडिक्शन मिल रही है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक नंबर 1/2 से बड़ा भी हो और 1/2 से छोटा भी हो। तो इसका मतलब जो हमने सपोज किया था वो गलत था, यानी ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट है। अच्छा, यहाँ तक तो तकरीबन हमारा सीक्वेंस से रिलेटेड मुकम्मल हो गया, लेकिन मैंने एक दो रिजल्ट और देखे हैं जो मुझे अच्छे लगे, तो मैंने बताना, मुझे लगा कि मुझे बताने चाहिए। उनमें कोशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स है। कोशी फर्स्ट थ्योरम किस तरह से डिफाइन है कि इफ द सीक्वेंस एक्स एन हैज लिमिट ए, कि अगर ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है हमारे पास और उसकी लिमिट ए है, तो अगर हम वहां से एक और सीक्वेंस बनाएं जिसकी nth टर्म इस तरह की हो कि x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू सो ऑन प्लस xn एंड डिवाइडेड बाय n, तो इसकी लिमिट भी ए होगी। यानी ये सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगा और इसकी लिमिट भी वही होगी जो एक्स एन की लिमिट है। जैसे इस एग्जांपल से देखिए, हमें अगर ये लिमिट इवेलुएट करने को कहा जाए कि इवेलुएट लिमिट एन अप्रोच टू इंफिनिटी 1 प्लस 2 पावर 1/2 प्लस 3 पावर 1/3 अप टू सो ऑन प्लस n पावर 1/n एंड होल डिवाइडेड बाय n। अब जहां ये सीक्वेंसेस के लिए बेहतर है, वहीं लिमिट इवेलुएट करने के लिए भी एक बेहतर रिजल्ट है। तो इसको समझने के लिए अगर हम सिर्फ इसको देख लें कि इसकी लिमिट क्या है, लिमिट n अप्रोच इंफिनिटी n पावर 1/n, हम ये जानते हैं कि ये 1 के इक्वल है। तो ये ऊपर वही सीक्वेंस तो है। ये इस सीक्वेंस की पहली टर्म क्या है?
दिस इज 1 पावर 1/1। इस सीक्वेंस की दूसरी टर्म क्या है, x2 विल बी 2 पावर 1/2, x3 विल बी 3 पावर 1/3 एंड सो ऑन, xn विल बी n पावर 1/n एंड होल डिवाइडेड बाय n। तो इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि दिस इज आल्सो इक्वल टू 1। ओके, अच्छा, एक और रिजल्ट है कि लेट एक्स एन बी अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, कि ये जरूरी है कि इसकी तमाम टर्म्स पॉजिटिव हो और इसकी लिमिट a हो, तो फिर इस सीक्वेंस की लिमिट भी a होगी। इस सीक्वेंस की जो nth टर्म है वो क्या है, x1 x2 अप टू सो ऑन xn एंड होल पावर 1/n। ये भी कन्वर्जेंट होगी और इसकी लिमिट भी a होगी। कोशी सीक्वेंस की कंडीशन में एम एन कुछ भी ले सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं, लाइक इस क्वेश्चन में एम ग्रेटर देन एन लिया था जी। एम और एन ग्रेटर देन एन नॉट होने चाहिए, वो कुछ भी हो सकते हैं। हमने तो एक्चुअली इसको प्रूव करवाना था कि ये कन्वर्जेंट नहीं है, सो दैट्स वाई हमें इसके लिए इसके कंट्राडिक्शन ढूंढना थी। सो इसलिए हमने जानबूझकर एम को 2n ले लिया। आप 3n ले लें, 4n ले लें, या इसके अलावा कोई भी और नंबर भी लिया जा सकता है, बिकॉज दिस इज ट्रू फॉर दिस, फॉर ऑल m ग्रेटर देन n। तो m चूंकि n से बड़ा होना चाहिए, तो m को हम 2 गुना ले लेते हैं, 3 गुना, या कोई भी लिया जा सकता है। ओके, तो जरा इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। हम ये, अगर हमें ये लिमिट इवेलुएट करने को कहा जाए, सॉरी ये भी उसी से रिलेटेड ही है, पहले रिजल्ट से मुतालिक, कि हम इस सीक्वेंस के बारे में जानते हैं कि लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी 1/n जो है ये 0 के इक्वल है। तो हम एक्स एन अगर ले लें कि दिस इज इक्वल टू 1/n, तो अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस थ्योरम, लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी x1 प्लस x2 up to so on plus xn and whole divided by n should also be equal to 0। तो ये वही तो है। उसकी पहली टर्म क्या होगी, अगर xn 1/n है तो उसकी पहली टर्म 1 है, दूसरी टर्म 1/2 है, तीसरी 1/3 एंड अप टू सो ऑन nth टर्म 1/n एंड होल डिवाइडेड बाय n विल बी इक्वल टू। ओके, तो सम टाइम ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है लिमिट इवेलुएट करने। अच्छा, एक और रिजल्ट भी है, कोशिश सेकंड थ्योरम जिसे हम कह रहे हैं कि लेट एक्स एन बी अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स एंड इफ this limit exists, limit n approach infinity xn plus 1 over xn exist, यानी उसकी दो कंसेक्टिव टर्म्स जो हैं, बड़ी अगली टर्म डिवाइडेड बाय पिछली टर्म, और उसकी अगर हम लिमिट लें और वो एग्जिस्ट कर जाए, उसकी कोई ना कोई लिमिट हो, तो ये वाला जो सीक्वेंस है एक्स एन पावर 1/n, ये सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगा। और उसकी लिमिट क्या होगी, उसकी लिमिट और ये जो पहले हमने लिमिट इवेलुएट कर रखी है, ये दोनों लिमिट्स इक्वल होंगी। एक मिनट जी। ओके, तो जरा इस रिजल्ट को यूज करते हुए हम ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं हमारे पास, इनको सॉल्व करते हैं कि इवेलुएट लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी 1/n n फैक्टोरियल होल पावर 1/n। अब ये लिमिट अगर इवेलुएट करनी हो तो हमें थोड़ी देर सोचना पड़ेगा कि अब इसको हम कैसे करें। तो इस रिजल्ट को यूज करते हुए हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे। आ, हम ऐसा करते हैं कि इस सेंस में इसको देखते हैं कि एक्स एन पावर 1/n हो, तो व्हाट विल बी एक्स एन। यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 1/n इंटू n फैक्टोरियल होल पावर 1/n है। तो हम इसे यूं भी लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय n पावर 1/n एक्स, और इसकी पावर हमने लेनी है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ओके। तो हम यहां अगर ये लेट करें कि लेट एक्स एन दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n पावर n। ओके, अच्छा, अगर हम ये एक्स एन ले लें तो इसकी लिमिट क्या है, व्हाट इज लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी एक्स एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स एन। मैं इस रिजल्ट की तरफ आना चाह रहा हूं कि अगर हमें ये लिमिट मिल जाए एक्स एन प्लस 1 ओवर एक्स एन, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो अल्टीमेटली एक्स एन पावर 1/n की लिमिट भी एग्जिस्ट कर जाएगी और वो भी यही होगी।
अच्छा, इसे हम लिख सकते हैं लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी, व्हाट इज एक्स एन प्लस वन, इट विल बी n प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n प्लस वन होल पावर n प्लस वन एंड डिवाइडेड बाय एक्स एन। सो डिवाइडेड बाय एक्स एन को हम लिखेंगे n पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, अगर हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बन रहा है, लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी n प्लस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, तो ये जस्ट n प्लस वन रह जाएगा, डिवाइडेड बाय n प्लस वन पावर n प्लस वन, और साथ में है n पावर n। ओके, तो n प्लस वन और नीचे n प्लस वन पावर n प्लस वन, तो एक n प्लस वन ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएंगे, तो ये जस्ट ऊपर वन रह जाएगा, वन ओवर n प्लस वन पावर n इंटू n पावर n। अच्छा, इसे हम यूं ना लिख लें, ये n पावर n को वन से मल्टीप्लाई करें तो इसे हम लिख सकते हैं n पावर n। अच्छा, हम इसे यूं भी लिख सकते हैं, लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी n प्लस वन डिवाइडेड बाय n एंड होल पावर माइनस n। ओके, यानी उनके रेसिप्रोकल लिए और पावर भी नेगेटिव में होगी। n प्लस वन ओवर n अगर हम इसको अलग अलग डिवाइड कर दें तो ये बन जाता है वन प्लस वन ओवर n, और ये किसके इक्वल है, ये e पावर माइनस वन के इक्वल है, मीन वन ओवर e के इक्वल है। तो अगर ये ऐसा हो तो अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट जो इसकी लिमिट है, इसकी लिमिट भी वही होनी चाहिए, लिमिट एन अप्रोच इन्फिनिटी एक्स एन पावर वन ओवर एन, यानी ये किसके इक्वल होने चाहिए, लिमिट एन अप्रोच इन्फिनिटी एक्स एन क्या है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन पावर एन, सो एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन पावर एन एंड होल पावर वन ओवर एन, दिस शुड बी इक्वल टू वन ओवर ई। और ये किसके इक्वल है, ये एक्चुअली यही लिमिट ही तो है, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज आल्सो इक्वल टू वन ओवर ई। ओके, तो इसी तरह इसकी जो बाकी दो क्वेश्चन हैं ये भी आपने अटेम्प्ट करने हैं, और इसी कोशिश सेकंड थ्योरम की मदद से ये सॉल्व हो सकते हैं। तो यहां तक मेरी तरफ से सीक्वेंस वाला टॉपिक मुकम्मल है। मुझे जो लगता था कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं या जो मुझे बतानी चाहिए वो मैंने सारी एक्सप्लेन कर दी हैं। अगर इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है तो एक बार वेलकम। अब मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। जी, आप पूछ सकते हैं अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो। लिमिट पॉइंट सिर्फ बाउंडेड सीक्वेंस, क्या कह रहे हैं, कोशी सीक्वेंस की कंडीशन में ये मैंने बता दिया, रेशियो एंड रूट टेस्ट की इक्वलिटी शो हो रही है यहाँ। कैसे जी मोहम्मद जिशान, मैं नहीं समझा। जी मोहम्मद जिशान, आप बता सकते हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, यहाँ रेशियो टेस्ट जो है वो भी मौजूद है हमारे पास, रेशियो टेस्ट फॉर सीक्वेंसेस, ये शायद मैंने नहीं बताया आपको। चले मैं इसको दोबारा यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि व्हाट इज रेशियो टेस्ट फॉर सीक्वेंसेस। रेशियो टेस्ट फॉर सीक्वेंसेस इस तरह से डिफाइंड है कि लेट एक्स एन बी अ सीक्वेंस such that xn is not equal to zero for all n। ओके, अब हम यहां से ये पहले तो ये लिमिट इवेल्युएट करते हैं, एंड लेट लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी एक्स एन प्लस वन मॉड डिवाइडेड बाय एक्स एन मॉड, एंड दिस इज इक्वल टू l। ओके, अगर ये l जो है लेस देन वन हो तो हम ये कहेंगे कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, देन एक्स एन कन्वर्जेस टू जीरो, ये कन्वर्जेंट भी होगी, और किसकी तरफ कन्वर्ज करेगी, जीरो की तरफ कन्वर्ज करेगी। जरा आप देखें इसका बिहेवियर कैसा है, एक्स एन प्लस वन ओवर एक्स एन जो है, इनकी जो रेशो है
जैसे जैसे n हम बढ़ाते चले जाएं, इनकी रेशो कम होने लगे, लेस देन 1 ही रहे, तो अल्टीमेटली इसकी जो सीक्वेंस है वो 0 की तरफ कन्वर्ज कर जाएगी। और अगर ये l ग्रेटर देन 1 हो तो फिर ये सीक्वेंस अनबाउंडेड हो। इफ l is greater than 1, then the sequence xn is unbounded. ओके, तो इसको हम कह सकते हैं दिस इज अ रेशियो टेस्ट फॉर सीक्वेंसेस। इसी तरह से रूट टेस्ट भी हो सकता है। ओके जी। जी, आपका कोई क्वेश्चन है? एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर लास्ट क्वेश्चन में आपने ए एन लिया है, ये कैसे लिया है? कोई ट्रिक है या इसी तरह आपने ले लिया है अपनी मर्जी देखिए, से? मैंने इस वजह से लिया है ताकि मैं इसको अप्लाई कर सकूं। आप इसी की बात कर रहे हैं ना, ये जो लास्ट एक्सरसाइज ये हमने की है? जी सर। ओके। मैं ये बनाना चाह रहा हूं कि यहाँ पर ये जो टर्म हो, ये मुकम्मल एक्स एन ली जाए ताकि उसकी पावर 1/n को हमें टैकल ही ना करना पड़े। ठीक है, लेकिन ये 1/n आउटसाइड है। पावर 1/n जस्ट n फैक्टोरियल की है। मैं इसको यूं ना लिख लूं? देखिएगा, क्या हम इसे यूं लिख सकते हैं कि 1/n इंटू n फैक्टोरियल पावर 1/n को हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n पावर n, और सारे की पावर 1/n लिख सकते हैं। जी सर। ओके, तो इसलिए मैंने यहां से इसको xn चूज किया। देखिए ना, ऊपर जो क्वेश्चन है इसमें इस थ्योरम में आप देखें, दो तरफा लिमिट्स हैं। एक ये लिमिट इवेल्युएट करनी है, लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी xn प्लस 1/xn, और दूसरी तरफ ये लिमिट इवेल्युएट करनी है xn पावर 1/n। तो अगर हम इस 1/n के साथ इस सीक्वेंस को टैकल नहीं कर सकते तो सिर्फ xn वाला सीक्वेंस ले लें और उसकी रेशियो ले लें, तो जो यहां से आंसर होगा वही इसकी लिमिट भी होगी। तो हमने इस 1/n को इग्नोर करके xn ले लिया, xn की हमने रेशियो ली, उसकी लिमिट ली, तो जिस तरफ वो कन्वर्ज कर गया वो 1/e है। सो दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि इसकी लिमिट भी 1/e है। ओके। जी सर। और कोई? ओके जी, फिर मेरा ख्याल है आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं, तो मैं इस मीटिंग को एंड कर रहा हूँ।